मजहबी या जो बलोच अस्करियत पसंद है, इनका गढ़ है और ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कमिटमेंट है, इसी वजह से ये यहाँ पे रह रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो ना रह पाते। और इसी तरह वो कहते हैं कि इधर अगर इनको बलोचों ने, मतलब बलोच अस्करियत पसंदों ने दी हुई है वो, तो अफगानिस्तान या दूसरे इलाकों में फिर दाइश ने या टीटीपी ने उनको अपनाया हुआ है और फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब बारगेनिंग पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रह रहे हैं बलोच बेल्ट में, उनको ऐसे ही रहने दिया जा रहा है। जो टीटीपी फैक्टर है, आपने देखा होगा पिछले दिनों भी वीडियोस आ रही थी कि तालिबान खुलेआम घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, बच्चे उनके आसपास फिर रहे हैं। तो कह रहे थे कि ये चीज़ दिख रही थी, एफसी वहाँ पे पड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरमियान में इनके हुए थी, इस तरफ से भी लोग मारे गए, उस तरफ से भी, लेकिन फिर ठंड पड़ गई और बाद में वो काफिले की सूरत में आते हैं। ऐसा भी नहीं कि यार गोरीला जंग है इधर उधर, नहीं, तालिबान झंडा लेके काफिले की सूरत में आ रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, उनको परवाह भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेबस है, उनके पास लेवीज या पुलिस है, वो क्या उनका मुकाबला करेगी भाई? उनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त है, उनका तो एफसी आर्मी ही कर सकती है मुकाबला, या कमांडो। अब सुना यही है, एफसी वाले उल्टा डीसी लोगों को कहते हैं कि आप इनसे मुकाबला करें, तो वो कहें भाई हमारे बेचारे इतने ट्रेन ही नहीं है जो उनका उस तरह मुकाबला करें, और दूसरा उनको टैकल तो आप लोगों ने करना है, हम कैसे टैकल कर पाएंगे भाई? हमारी इतनी सकत ही नहीं है उस तरह, जिस तरह अगर हम हकीकत बात करें पुलिस और लेवीज की सकत नहीं है कलअदम तंजीम को टैकल करना, ये बात तो हकीकत है। तो कमांडोज ट्रेनिंग तो एफसी पे जो इतना हम खर्च कर रहे हैं, इतने बिलियंस दे रहे हैं, तो उससे ही उम्मीदें हैं कि वो करेगी, हाँ उससे चीज निकल जाए, फिर आर्मी आ जाए। तो डीसी साहबा भी माकूल दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर वो खुद नहीं कहती तो ये ना हो कि हुकूमत ये बेस बनाए कि इसको हटाया जाए, जिस तरह मस्तूम वाला वाक़या हुआ कि उसको हटाया गया और एक कैप्टन साहब को भेजा गया। तो भाई अगर ये हिसाब था तो कलात में भी कार्रवाई हुई है, उसको आपने क्यों नहीं हटाया? कच्ची में भी हुई है, क्यों नहीं हटाया? क्यों? क्योंकि वो रिटायर फौजी हैं, उनको नहीं हटाया, अभी भी यहाँ रिटायर फौजी। तो ये तो कोई पैमाना नहीं है ना। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ये रियासती जिम्मेदारी है, और अगर इन लोगों से कोई मरता है तो फिर ये रियासती कोलैप्स है ना, कि रियासत नाकाम हो गई है अपने लोगों को करने में। और फिर जब उसके डीसी पर फायरिंग हो रही है तो किससे हम गिला करें? इंटीरियर मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे ये पीटीएम वाले जो हैं ये रियासती वो कर रहे हैं, खिलाफ हैं, ये रियासत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, फलां इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, ये करें वो करें, और सुनाया हुआ भी है। अच्छा, अब कैसे हुआ है? पहले वो वहाँ पे अभी से टेंट मेंट लगा रहे हैं, पुलिस गई खैबर पख्तूनख्वा की, वो जला दी। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कहती है भाई फौज को निकालो, दूसरी तरफ पीटीएम वालों के वो उखाड़ रही है, तो कोई पता नहीं चलता ये पॉलिसी क्या है। एक तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंजूर पश्तीन से मुलाकात करती है, उनकी पुलिस जा रही है वहाँ कैंपों को जला रही है। तो आप बताएं कि ये चल क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 खबरों पर, और वो बड़ी अहम है। सबसे अहम बात यह है कि बीएलए के जो सरमचार हैं उन्होंने अब बाकायदा शादियों में शिरकत करना शुरू कर दी है, और फिर सिर्फ शादियों में शिरकत नहीं शुरू की बल्कि अपना पैगाम भी दे रहे हैं। नंबर 2, तालिबान फैक्टर, कि भाई जो पश्तून बेल्ट है, ज़ोब, शिरानी, इवन मुसखिर के कुछ एरियाज, वहाँ टीटीपी फैक्टर आ चुका है, और ये पहले से आ चुका था। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं ये पहले से चुका था। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि हालात वक्त पे टैकल नहीं किया गया, यहाँ तक पहुँचाए हैं कि आज जो डीसी शिरानी थी सना माजिबीन, उन पर फायरिंग हो गई, और वो इस हादसे में और उनके गार्ड वगैरह भी महफूज रहे हैं, लेकिन अलार्मिंग है। और जो तीसरी हम बात करेंगे वो करेंगे पीटीएम की जो गैदरिंग हो रही है 11 अक्टूबर को, और उस पर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है, इस हवाले से भी। तो सबसे पहली बात करते हैं ज़िला मस्तूम
उसका एक एरिया है, स्प्लिंजी कहते हैं गालिबन, अगर मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे समझ आया है। वहाँ पे एक शादी होती है। अच्छा, ये मतलब देहात टाइप का इलाका है वहाँ पे, और ये जो एरिया है इधर कलअदम तंजीमों का ये गढ़ है। अच्छा, मस्तूंग को अगर हम समझे, मस्तूंग और कलात, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है वो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों का हेडक्वार्टर है, उनका तो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है। अगर बलूचिस्तान में हम कलअदम तंजीमों का कोई हेडक्वार्टर बताए ना तो वो मस्तूंग है। इसमें आपको मजहबी तंजीमें भी मिलेंगी, इसमें आपको कौम परस्त तंजीमें भी मिलेंगे। उनके मोस्टली यहाँ पे उनके हेडक्वार्टर है। क्यों? यहाँ से दूसरे मुल्क निकलना उनके लिए इजी होता है, तो ये मेन उसका वो है, मतलब ये उनको सूट करता है मस्तूंग वाला एरिया। इस तरह अगर हम बात करें कि जो बलोच अस्करियत पसंद ग्रुप है उनका, मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि भाई GHQ, तो वो उनका कलात है। मतलब जो बलोच कलअदम तंजीम है, स्पेशली जो BLA है या BLF के भी कुछ फैक्टर यहाँ पे है, उनका जो ज्यादा जोर है वो कलात में है, और जो बाकी जो तमाम कलअदम तंजीमों का जो गढ़ है वो मस्तूंग है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो होप्स हो कि आप समझ गए होंगे सूरत हाल को। अब मस्तूंग में शादी होती है, BLA वाले आते हैं, उन्होंने जो है ना शादी में शिरकत की, और फिर सिर्फ शादी में शिरकत नहीं की बल्कि मौसीकी लगी उनके हक में। फिर सिंगर मिंगर अगर कोई उनके ख्यालात वाले ना भी हो तो उसने तो वही गाना है उनकी मौजूदगी में जो वो चाहते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने वही जो माइक जिस पे सिंगिंग हो रही थी वो लेके अपने पैगाम दिए, और फिर बलूचिस्तान के हवाले से कि हम क्या कर रहे हैं सरजमीन के लिए, ETC मतलब। अच्छा, दूसरी बात, हम ये ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है, ये इन एरियाज में पहले भी आया। अभी एक वीडियो वायरल हो गई है तो ये चीज़ नज़र आ रही है। 2005, 6, 7 उस्ताद मीर अहमद साहब जो थे ये यहाँ पे BSO दीवान कराता था। इन्हीं BLA वालों के यहाँ पे जलसे जुलूस होते रहे हैं, बाकायदा ये झंडे लाते रहे हैं। तो सूरत हाल ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर रियासत और इनकी हो गई तो रियासत ने इनको बैकफुट पे, मतलब 2000 आप उरूज देखें 5, 6, 7, 9, मतलब 12, 13 तक। फिर लाख इख्तलाफ करें, ये बहुत इनके और नेशनल पार्टी या कौम परस्तों को ये गालियां भी देते हैं, लेकिन वो आए, उनकी ये कोशिश होती है अमन रहे। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी समझे जाते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं नुकसान दोनों साइडों का ना हो। तो कोशिश उन्होंने की, लेकिन आपको पता है बलूचिस्तान है, यहाँ पे ताकतवर हल्के कोई ज़्यादा सियासतदान बेचारों की नहीं मानते, और वो कमज़ोर वज़ीर आला थे। वज़ीर आला अगर 2000 असलम रेसानी के बाद कोई ताकतवर वज़ीर आला नहीं आया, ये याद रखो। और अभी भी अगर कोई लाट में आप देखते हो तो असलम रेसानी वो शख्सियत है जो कुछ ना कुछ वजारत आला को थोड़ी इज्जत बख्शती है। तो ये दीवान होते थे, BSO आज़ाद वगैरह कराते थे, तो एक उरूज था। लेकिन बाद में जो मारधाड़ शुरू हुई तो फिर ज़ाहिरी बात है डाउन हो गए, फिर इधर उधर हो गए। फिर अभी इन्होंने तकरीबन 2019-20 के बाद दोबारा पीक पे आना शुरू कर दिया है, तो अभी ये सिलसिला नए अंदाज में चला हुआ है। और आजकल अगर हम वो करें तो इनकी जो शायरी है, इनके जो मौसीकार हैं, वो भी वही कुछ गाते हैं जो उनको मुंसलिक कर रहा होता है, क्योंकि वो जिस समाज से गुजर रहे हैं तो वो सूरत हाल है। और दूसरा वो आए और उनके साथ जिस तरह सेल्फियाँ लोग ले रहे थे, ये दूसरा तो फिर मैंने कहा कि ये मतलब उन्होंने देहात वगैरह या दूर दराज इलाकों में इतना काम किया हुआ है कि लोग उनको बाकायदा अपने वो क्या कहते हैं अच्छा दर्जा देने लगे हैं। ये रियासत को यकीनन सोचने वाली बात है रियासत के लिए कि उनके साथ
कोई डर खौफ होने के बजाय कि आ गए हैं ये वो, और बाकायदा उन्होंने इसको फायरिंगे करके सेलिब्रेट किए शादी को। तो अब आया उनको ये दावतनामा स्पेशल दिया गया था, या फिर वो खुद ही आते हैं कि हम शादी हो रही है तो हम हक रखते हैं, जिस तरह हमारे कुछ हैं ऐसे सरदार नवाब जो अपनी रियाया से टैक्स लेते हैं कि हम नवाब सरदार हैं तो हम किस लिए हैं कि अगर हम आपसे भत्ता ना लेंगे तो हमें कौन मानेगा। अब जो BLA वाले आया ये भी खुद आए हैं, ये इन्होंने भी वही नवाबी सरदारी वाले माइंडसेट पे शादियों में शिरकत शुरू की है, या फिर इनको बाकायदा कोई इन्विटेशन भी मिला। खैर, तो ये बड़ा कंसर्निंग इशू है। सवाल फिर यही है कि एक मामूली से साफ़ी की हैसियत से हमारी यही कोशिश होती है कि हम वो करें। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि ये दूर दराज इलाका है, स्प्रिंजी वगैरह, तो यहाँ पे जो है ना सूरत हाल उस तरह नहीं है। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा एरिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरह पूरे बलूचिस्तान पे उनका वो क्या कहते हैं नहीं है कंट्रोल जिस तरह होना चाहिए। अब मोर देन 50% जब रकबा होगा तो ये सूरत हाल तो होगी। इसका वाहिद हल यही है कि आवाम को बहुत सारी चीज़ें आवाम तक नहीं जाती, और कुछ ऐसा किया जाए कि आवाम को लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि इदारे हमारे या खिलाफ हैं या हमें कुछ कहते हैं या हमारे ऊपर बज़ोरे ताकत काबिज़ हैं। नहीं, ऐसा लगे कि भाई इदारे भी अपने ही हैं, और ये बड़ा कंसर्निंग है। मस्तूंग में मैंने कहा नहीं, मजहबी तंजीमें, इवन यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया जाता है गो कि हमारे ताकतवर इदारे इनको नहीं मानते कि भाई दाइश का जो बड़ा वो है वो यहाँ पे है, जो उनका लीडर है। और अफगान तालिबान का कल भी ये बयान आया हुआ था कि हम पे जो दाइश के हमले हो रहे हैं, इनकी जो फैसिलिटेशन हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है, और वो जो दावा करते हैं वो कहते हैं मस्तूंग में है। ये मतलब चल रहा है। और जिस तरह हमारे वाले कहते हैं कि भाई ये हमला हुआ है, इसके पीछे अफगानिस्तान का आता है, अफगानिस्तान हम पे इल्ज़ाम लगाता है। इस दफ़ा एक ताकतवर हलकों से एक कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी किया गया कि ये बातें हैं कि यहाँ पर हैं, तो उसने कहा नहीं, लश्कर जंगवी वगैरह जो है ना वो इधर होते थे, वो भी मारे गए, पता नहीं क्या क्या, उनके कोई इक्का दुक्का लोगों ने शमूलियत की थी, लेकिन वो अब नहीं है। लेकिन हैं मजहबी फैक्टर मस्तूंग एरिया में बहुत ज़्यादा है, ये माने या ना माने। आपने देखा होगा यहाँ धमाके भी हुए, और यहाँ पे हाफिज हमदुल्ला और एक वो और अटैक हुए, और इसकी बाकायदा जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। तो कैसे कहा जा सकता है कि नहीं है? तो है सही, लेकिन बात यही है कि काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है बहरहाल। और दूसरा यहाँ तक भी कहा जाता है कि इनका आपस में लिंक है, मतलब मजहबी या जो बलोच अस्करियत पसंद है, इनका गढ़ है, और ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कमिटमेंट है, इसी वजह से ये यहाँ पे रह रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो ना रह पाते। और इसी तरह वो कहते हैं कि इधर अगर इनको बलोचों ने, मतलब बलोच अस्करियत पसंदों ने दी हुई है वो, तो अफगानिस्तान या दूसरे इलाकों में फिर दाइश ने या TTP ने उनको अपनाया हुआ है और फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब बारगेनिंग पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रह रहे हैं बलोच बेल्ट में, उनको ऐसे ही रहने दिया जा रहा है। तो इसी तरह जो बाकी जहाँ उनका जोर है वहाँ पे बलोच अस्करियत पसंद जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अभी क्योंकि अक्टूबर का महीना आ गया, सर्दियाँ शुरू हैं, तो कल अदम तंजीमों ने यहाँ से रुख करना शुरू कर दिया इतलात के मुताबिक कोह सलमान एरियाज़ में, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग सेंदक है, अब नोशकी से इस साइड चारगी वाली साइड पर भी जो है ना कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, और इस तरह वहाँ तो हैं ही ये मकरान में, लेकिन अभी ज़्यादा मूवमेंट इनकी उस तरफ भी शुरू होगी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम पहले उस तरफ ज़्यादा जाते थे, अब इन बाकी एरियाज़ में इन्होंने वो किया है कि अब यहाँ पे अपने कैंप लगा के वहाँ पे हमने ज़्यादा रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं हो रही है, और इतने ज़्यादा नौजवान लेके गए हैं, अब हैरान होते हैं इनको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करें। तो इसलिए ऐसी वारदातें आपने देखा कि होती हैं, रोड बंद कर देते हैं, अब आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, अल्लाह बचाए तमाम लोगों को, मासूम लोगों को मरने से दोनों साइडों से। हमारी तो यही कोशिश होती है कि इस खून खराबे से अल्लाह हर इंसान को महफूज रखे। बहरहाल सिनेरियो ये है। अब दूसरी बात पे आते हैं जो TTP फैक्टर है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी वीडियोस आ रही थी कि तालिबान खुलेआम घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, बच्चे उनके आसपास फिर रहे हैं, तो कह रहे थे कि ये चीज़ दिख रही थी, FC वहाँ पे पड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
درمیان میں ان کے ہوئے تھے، اس طرف سے بھی لوگ مارے گئے اس طرف سے بھی، لیکن پھر ٹھنڈ پڑ گئی اور بعد میں وہ قافلے کی صورت میں آتے. ایسا بھی نہیں کہ یار گوریلا جنگ ہے ادھر ادھر، نہیں، طالبان جھنڈا لے کے قافلے کی صورت میں آ رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بے بس ہے، ان کے پاس لیویز یا پولیس ہے، وہ کیا ان کا مقابلہ کرے گی بھائی؟ ان کی ٹریننگ کتنی سخت ہے، ان کا تو ایف سی آرمی ہی کر سکتی ہے مقابلہ یا کمانڈو. اب سنا یہی ہے ایف سی والے الٹا ڈی سی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے مقابلہ کریں، تو وہ کہیں بھائی ہمارے بیچارے اتنے ٹریننگ نہیں ہے جو ان کا اس طرح مقابلہ کریں، اور دوسرا ان کو ٹیکل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہم کیسے ٹیکل کر پائیں گے بھائی؟ ہماری اتنی سخت ہی نہیں ہے اس طرح، جس طرح اگر ہم حقیقت بات کریں پولیس اور لیویز کی سخت نہیں ہے کل عدم تنظیموں کو ٹیکل کرنا، یہ بات تو حقیقت ہے. تو کمانڈوز ٹریننگ تو ایف سی پہ جو اتنا ہم خرچ کر رہے ہیں، اتنے بلینز دے رہے ہیں، تو اس سے ہی امیدیں ہیں کہ وہ کرے گی، ہاں اس سے چیز نکل جائے پھر آرمی آ جائے. لیکن وہاں پہ پڑی ہوئی اور اتنے تعداد میں یہ لوگ آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اب یہاں کاروائیاں ہو رہی ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ فائرنگیں ہوئی، لوگ مارے گئے، اچھا چیز کو سیریس نہیں لیا گیا. آج قلعہ سیف اللہ کے ساتھ جو مطلب زوب کا وہ بنتا ہے، یہاں پہ کچھ کلومیٹر پہ ڈی سی شیرانی صاحبہ جو تھی ثنا ماجبین، ان پر فائرنگ ہو گئی اور شکر ہے کہ وہ محفوظ رہیں. اچھا یہاں پہ بات بڑی کی جا رہی ہے کہ بھائی خاتون ہے تو کمزور ہے، یہ وہ. بھائی کوئی کمزور نہیں ہوتا، اور خاتون کو اگر آپ اس بیس پر ہٹاؤ گے تو یہ تو اگر وہ خود کہتی ہے کہ مجھے ہٹایا جائے تو الگ بات ہے. گو کہ وہ جس ڈسٹرکٹ میں گئی ہے وہاں مناسب سہولیات بھی نہیں ہیں. وہاں سے جو ابھی جو منتخب ایم پی ہیں ڈاکٹر نواز قبضئی، بڑے معقول جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں اور کافی ان کی خدمات بھی ہیں، اچھے بندے ہیں، مطلب ایجوکیٹڈ ہیں، اور ایسے شر پسند یا حالات خراب یا وہ کیا کہتے ہیں جنگی منافع خور تو نہیں ہے. وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے حالات ایسے ہوں. تو ڈی سی صاحبہ بھی معقول دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اگر وہ خود نہیں کہتی تو یہ نہ ہو کہ حکومت یہ بیس بنائے کہ اس کو ہٹایا جائے، جس طرح مستونگ والا واقعہ ہوا کہ اس کو ہٹایا گیا اور ایک کیپٹن صاحب کو بھیجا گیا. تو بھائی اگر یہ حساب تھا تو کلات میں بھی کارروائی ہوئی ہے، اس کو آپ نے کیوں نہیں ہٹایا؟ کچھی میں بھی ہوئی ہے، کیوں نہیں ہٹایا؟ کیونکہ وہ ریٹائر فوجی ہیں، ان کو نہیں ہٹایا، ابھی بھی یہاں ریٹائر فوجی. تو یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے نا. آپ نے اگر لے کے جانا ہے تو پھر سب میں وہ کریں، نقصان ادھر ہوا تو ادھر بھی ہونا چاہیے. اگر چینیں اس ڈی سی نے لگائی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی لگائی ہوئی تھی، تو پھر یہ پیمانہ نظر آنا چاہیے کہ ڈیفرینشیٹ نہیں کیا کہ یہ پاس ہے، یہ بی سی ایس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، پھر سب کے لیے ایک پیمانہ ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے سویلین ہو، چاہے جو ہو. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو سوالات اٹھیں گے. ابھی بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ شیرانی میں بہرحال میں نے کہا نا کہ وہاں پہ آئی ہوئی ہے طالبان. آیا یہ کون سے طالبان ہے ابھی تک وہ نہیں ہے، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی ہے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. لیکن سیکیورٹی فورسز نے یہ ضرور دیکھنا ہے، عوام کی جان مال کا تحفظ یہ ریاستی ذمہ داری ہے، اور اگر ان لوگوں سے کوئی مرتا ہے تو پھر یہ ریاستی کولیپس ہے نا، کہ ریاست ناکام ہو گئی ہے اپنے لوگوں کو کرنے میں. اور پھر جب اس کے ڈی سی پر فائرنگ ہو رہی ہے تو کسی ہم گلا کریں. یہ بڑا ہی خطرناک صورتحال ہے. پتہ چلے یا ریاست نے خود ان کو کوئی معاہدے کی صورت میں لائی ہے تو وہ بھی بتا دے. عوام کو پتہ نہیں اور یہ ہو رہا ہے، اور پھر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے آ رہے ہیں. تو اس پہ بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مزید علاقوں کو اپنے لوگوں کو جنگ میں نہیں دھکیلنا. تیسری بات بھائی، پی ٹی ایم والوں نے، پشتون تحفظ موومنٹ والوں نے اپنی ایک گیدرنگ رکھی ہوئی ہے 11 اکتوبر کو. اگر آپ کو یاد ہو گیلامن وزیر جب شہید ہو گئے تھے تو اس دن اس کے جنازے پر منظور پشتین نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم 11 اکتوبر کو ایک پشتون عدالت لگائیں گے اور ہم فیصلے کریں گے. اگر ان کی گیدرنگ جس طرح بلوچ راجی مجھے اس طرح کی ہوگی اور ہر جگہ سے انہوں نے جو پشتون لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو اسپیشلی پشتونوں پہ زیادہ فوکس کیا، ان کو انویٹیشن دے دیا ہے. اور 11 اکتوبر کو اور منظور پشتین کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ہمیں یہ لگا کہ حالات شاید سازگار ہوں گے، لیکن ہوم منسٹری مطلب فیڈرل کی جو ہے وفاقی منسٹری، اس نے لکھا ہوا تھا خیبر پختونخوا کی ہوم منسٹری کو، مطلب وفاقی وزیر داخلہ نے
इंटीरियर मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे ये पीटीएम वाले जो हैं ये रियासती वो कर रहे हैं, खिलाफ हैं, ये रियासत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, फलां फलां, इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, ये करें वो करें, और सुनाया हुआ भी है। अच्छा, अब कैसे हुआ है, पहले वो वहाँ पे अभी से टेंट मेंट लगा रहे हैं, पुलिस गई खैबर पख्तूनख्वा की, वो जला दी। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कहती है भाई फौज को निकालो, दूसरी तरफ पीटीएम वालों के वो उखाड़ रही है, तो कोई पता नहीं चलता ये पॉलिसी क्या। एक तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंजूर पश्तीन से मुलाकात करती है, उनकी पुलिस जा रही है वहां कैंपों को जला रही है। तो आप बताएं कि ये चल क्या रहा है। मतलब पीटीएम अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो ये 11 अक्टूबर को बहरहाल पता चलेगा। उन्होंने हर पार्टी को दावत तो दी है, लेकिन मैं वही कह रहे थे सियासी लोग कि हाँ हम शामिल होंगे, लेकिन इस तर्ज पे कि जो भी फैसले होंगे वो जमहूरी होंगे, मतलब जमहूरी फैसले होंगे, विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो फिर हम करेंगे भी। हाँ, अगर वो कहते हैं कि भाई इस तरमीम में ये तब्दीली आनी चाहिए फलां फलां, तो इस पर सोचा जा सकता है। बहरहाल ये हो गया। अभी इस पे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो पीटीएम वालों को, बलोचों को हमने रोका, 2 3 4 5 मारे गए, उधर से एफसी का भी एक बंदा मारा गया, इतना नुकसान हुआ, वो चीज़ 15-20 दिन तक चली गई, फिर वो कहाँ कहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट तक फैल गई। बहरहाल इनको सुने, इनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, रियासत को बड़ा दिल रखना चाहिए। तर्क जुमले जहाँ इतना सुन रहे हैं वहाँ इतना भी सुने, पता तो चले कि हो क्या रहा है। बाकी पीटीएम उस तरह मजबूत नहीं रही, अंदरूनी काफ़ी दरारें आई। अभी ये गैदरिंग से फिर री इमर्ज शायद इसका होगा। फिर सबसे अहम ये है कि पहले मतलब एक बात करते थे कि भाई अफगानिस्तान बैक पर है, अब अफगानिस्तान पे जो हुकूमत कर रहे हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट के चाहते हैं, तो पीटीएम के पास वो दरवाज़ा भी अब नहीं रहा, वहाँ से सपोर्ट भी नहीं रही है। तो मतलब कि वो कहा जाता कि भाई वो बैक पर है, अब तो वो भी नहीं है। तो यहाँ ठीक है, उन्होंने कुछ बोलना था, कोई फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, ये वो, लेकिन उन पर अब उनको दहशतगर्द बनाकर उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे तो फिर उनको कहीं वाकई दहशतगर्दों से ना मिला ले। ये भी याद रखें, जब आप किसी को दहशतगर्द कहते हैं, उनके खिलाफ केस चलाते हैं और वो सिर्फ तल्ख जुमले बोले, तो फिर वो कहता है यार जब केस वैसे चल रहे हैं, जलील ख्वार वैसे हो रहा हूँ, तो फिर कल अदम तंजीम में ज्वाइन ही कर लूँ तो बेहतर है। तो रियासत को ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि जो सख्त बोल रहा है उसमें और एक टेररिस्ट में, अगर उनको उनके मुकाबिल वो बना देंगे, ला खड़ा करेंगे, तो ये रियासत के लिए सही नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कि 11 अक्टूबर तक क्या होता है। लम्हा व लम्हा को अपडेट भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, और यही दुआ है, उम्मीद है कि यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा। और दूसरी तरफ से भी यही है कि आपकी जो जद्दोजहद है आप उसको करें डेमोक्रेटिक है, उसमें कोशिश करें कि आप भी मसले हल की जानिब जाएं, किसी मुश्तरका लाए अमल पर जाएं। आप भी ऐसी बात ना करें जो इतनी एक्सट्रीम पर हो कि रियासत कहे कि नहीं, अगर हमारा क्रैकडाउन ही वाहिद हल है, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किलात हो। तो बहरहाल जो भी हो, टेबल टॉक ही इसका हल है। जो मसाइल हैं टेबल टॉक से ही हल करें। अली वजीर को पकड़ा हुआ है नाजायज़ केसों में, उसको रिहा करें। बाकी जो उनके मिसिंग पर्सन हैं, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन हैं, इनको हल करें। काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सियासी हकीकी लोगों को आने दें, काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर हमारे कोई ताकतवर हल के वाकई चाहते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मसाइल हल नहीं करने, यही कुछ चलता रहे, तो फिर हम सिर्फ बोल ही सकते हैं। बाकी हो सकता है कि बहुत सारे लोग शायद दहशतगर्दी का ईंधन बन जाए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।